नमस्कार। आज बीएससी पार्ट सेकंड में अपन अवकलन समीकरण पेपर को शुरू करने जा रहे हैं। आपकी इस क्लास में ये मैथ्स में सेकंड पेपर है अवकलन समीकरण के नाम से। अवकलन समीकरण में इसके दो भाग हैं, एक अवकलन समीकरण जो कि साधारण अवकलन समीकरण होगी और दूसरी अवकलन समीकरण ही होगी जिसका नाम होगा आंशिक अवकलन समीकरण। अपन सबसे पहले अवकलन समीकरण का परिचय पूर्ण करेंगे कि अवकलन समीकरण वास्तव में क्या है। अवकलन शब्द से तो अभी तक आप परिचित हो चुके हैं। सीनियर में आपने अवकलन साधारण अवकलन पढ़ा और फिर फर्स्ट ईयर में आपने अवकलन पढ़ा। अवकलन में भी सेकंड ऑर्डर अवकलन, अस्पष्ट फलनों के अवकलन और उसके बाद में आंशिक अवकलन भी आपने पढ़ा है। तो अवकलन शब्द से आप अभी तक पूरी तरह परिचित हो चुके हैं। इन्हीं अवकलन को जब अपन समीकरणों के अंदर प्रयुक्त करते हैं या वो समीकरण जो गणित में अवकलज के साथ में होती हैं उन्हें अवकलन समीकरण कहते हैं। ये साधारण तौर पे इसका अर्थ है। अभी हम इसका गणितीय रूप से भी इसकी डेफिनेशंस है वो देखेंगे कि एक्चुअल में अवकलन समीकरण क्या है, अवकलन समीकरण कहाँ उपयोगी हैं, ये भी अपना जानने का लक्ष्य रहेगा। तो सबसे पहले अपन अवकलन समीकरण की जो परिभाषा है वो देखते हैं। अवकलन समीकरण की जो परिभाषा है, अवकलन समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा उसके एक या अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो तो उन्हें हम अवकलन समीकरण कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र चर और परतंत्र चर, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन y=f(x) अगर फंक्शन ले हुए हैं तो वहाँ पे y परतंत्र चर होता है और x स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि y=f(x) में x के अनुसार y की वैल्यू है वो चेंज होती है। दैट मीन्स x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इन्हीं के आधार पे जब अपन इसके अवकलज को लिखते हैं तो वो dy/dx के रूप में लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वह समीकरण जिसमें dy/dx हो, x और y हो, तो ऐसा समीकरण अवकलन समीकरण कहलाता है। अवकलज हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष होगा। तो अनंततः इसकी परिभाषा ये हुई कि वो समीकरण जिसमें परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, खुद स्वतंत्र और परतंत्र दोनों चर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हों, तो वो अवकलन समीकरण कहलाते हैं। अवकलन समीकरण का उपयोग है वो मैकेनिक्स में भी है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, अप्लाइड साइंसेज में बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी साइंस में रिसर्च वर्क्स होते हैं, जितनी भी मोशंस हैं, गति हैं, उनकी स्टडी में अवकलन समीकरण है वो बहुत यूज़फुल है और बहुधा इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन अवकलन समीकरण के प्रकार देखते हैं। अवकलन समीकरण के प्रकार मुख्य रूप से तो दो ही हैं जो कि आपने अवकलज पढ़े हैं, साधारण अवकलन और आंशिक अवकलन। उन्हीं के आधार पे अवकलन समीकरण का निर्माण होता है। यानी अवकलन समीकरण भी दो तरह की ही है। दो तरह की जिस तरह से अवकलज हैं उसी तरह से दो तरह की अवकलन समीकरण भी होती हैं। साधारण अवकलन समीकरण और आंशिक अवकलन समीकरण।
साधारण अवकलन समीकरण में जैसा कि आपके इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिन अवकलन समीकरणों में केवल एक ही चर के सापेक्ष स्वतंत्र चर के अवकलजों का सापेक्ष अवकलज हों, एक ही चर के सापेक्ष अवकलज मौजूद हों, तो वो साधारण अवकलन समीकरण कहलाते हैं। लेकिन जहाँ पे अपन आंशिक अवकलन समीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पे चर हैं वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, और दो चर होने पर तीसरे के सापेक्ष कोई अवकलन होता है। कहने का मतलब यही हुआ कि वहाँ पे जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो उसकी मात्रा वो बढ़ जाती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वही रहता है। तो उसमें उन समीकरण को अपन आंशिक अवकलन समीकरण कहते हैं। कहने का मुख्य रूप पे तो प्रकार को अपन इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि साधारण अवकलन समीकरण में जो डेरिवेटिव है वो साधारण होगा, और आंशिक अवकलन समीकरण में डेरिवेटिव्स हैं वो आंशिक होंगे, पार्शियल होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं, dy/dx प्लस xy इक्वल टू साइन एक्स। इसी तरह ये एक अवकलन समीकरण है। इसी तरह अपन देख रहे हैं d2, पहले वाली जो अवकलन समीकरण है उसमें अपन देख रहे हैं कि अवकलज है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, लेकिन जो सेकंड में आ रहे हैं तो अवकलज है वो सेकंड ऑर्डर का हो गया। थर्ड में अपन देख रहे हैं थ्री ऑर्डर का मैक्सिमम है, फर्स्ट ऑर्डर का भी है, और फोर्थ में एक अलग तरीके से दिया हुआ है, और फाइव में आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है। डेरिवेटिव का अपना मीनिंग है, वो अंडर रूट में आए या बाहर आए वो वैसे का वैसे ही एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो इन समीकरणों को जब ऊपर देख रहे हैं, ये सारी अवकलन समीकरण है, तो इन समीकरणों को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखने पे ये जो सारी समीकरण है वो आप साधारण अवकलन समीकरण है। आप देख पा रहे हैं कि डेरिवेटिव जो हैं वो सभी साधारण हैं, उसमें कोई भी आंशिक डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं है, dy/dx के रूप में मौजूद है। और वहाँ पे अपन पार्शियल के लिए जो नोटेशन से यूज़ करते हैं वो डेल के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले अपन साधारण अवकलन समीकरण का ही अध्ययन करेंगे, तो मुख्य तौर पे अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जब ऊपर देख रहे हैं तो साधारण अवकलन समीकरण में फिर विभाजन हो जाता है, और वो भी अलग अलग रूप से आपको नज़र आती हैं। जो पहली जो इसमें समीकरण होगी वो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखीय अवकलन समीकरण, और दूसरी होगी नॉन डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी अरैखिक अवकलन समीकरण। रैखिक और अरैखिक में अपन अगर रैखिक का अर्थ जान लेते हैं तो अरैखिक का अर्थ तो उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैखिक में क्या होगा, यानी उस समीकरण में केवल आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे, और अवकलज केवल प्रथम घात का मतलब है यानी फर्स्ट ऑर्डर, और उसके साथ में परतंत्र तथा उनके सापेक्ष अवकलजों के गुणनफल विद्यमान नहीं हो। मुख्य रूप से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी अवकलन समीकरण आप देख पा रहे हैं, ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और जो परतंत्र चर है y, तो परिभाषा में क्या है, परतंत्र चर और उसके सभी अवकलज केवल प्रथम घात के हों। रैखिक के लिए शर्त है कि जो परतंत्र चर है, फॉर एग्जांपल जनरली अपन y लेते हैं वो, तथा उसके अलावा उसका अवकलज, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर हों एवं उसके अवकलजों के गुणनफल विद्यमान नहीं हो। अवकलजों के गुणनफल विद्यमान नहीं हो कहने का मतलब ये है कि अवकलज, दो अवकलज एक साथ में गुणनफल के रूप में विद्यमान नहीं हो, तो वो रैखिक अवकलन समीकरण कहलाती है। और अरैखिक अवकलन समीकरण में क्या होगा, अरैखिक अवकलन समीकरण में देख रहे हो आप कि जो समीकरण
रेखिक नहीं होते हैं वो अरेखिक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपके परतंत्र चर का जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा, वो दूसरे के साथ में गुणनफल के रूप में भी होगा उसके साथ में। तो ये जो आप देख पा रहे हैं d2y/dx² x² इंटू dy/dx प्लस 4xy इक्वल टू x sin x, ये अरेखिक अवकलन समीकरण है। तो रेखिक और अरेखिक का आपके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में आंशिक अवकलन समीकरण पे आते हैं। आंशिक अवकलन समीकरण में जैसा कि स्पष्ट है कि अवकलज जो है वो आंशिक अवकलज विद्यमान होंगे, और आंशिक अवकलज विद्यमान होने के लिए आपके पास में क्या होगा कि जो आपका स्वतंत्र चर है, जिन अवकलन समीकरणों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज मौजूद होते हैं आपके, तो वो आंशिक अवकलन समीकरण कहलाते हैं। आंशिक अवकलन समीकरण आपका इसी में आएगा आगे, तब इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए अवकलन समीकरण से जुड़े हुए मुख्य परिभाषाएं, मुख्य तथ्य या मेन फैक्ट भी कह सकते हैं अपन, जो कि अपने को बार बार उसमें काम में लेने हैं। तो सबसे पहला है अवकलन समीकरण की कोटि। अवकलन समीकरण की कोटि या फिर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कह सकते हैं। सीधा सा अर्थ है अवकलन समीकरण में मौजूद या विद्यमान उच्चतम अवकलजों की कोटि को ही उस समीकरण की कोटि कहते हैं। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल x इंटू 1 - x इंटू dy/dx प्लस xy इक्वल टू x sin x, तथा दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं आप y इंटू d2y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 2y इक्वल टू e⁻x प्लस sin x। आप देख पा रहे हैं कि पहले में जो अवकलज मौजूद है, पहले एग्जाम्पल में, उसमें आप ये देख पा रहे हैं कि वो प्रथम घात का है, फर्स्ट ऑर्डर है, और यही है। दूसरा इसके अलावा कोई अवकलज मौजूद नहीं है, तो इसका जो ऑर्डर है वो उसकी कोटि होगा। सेकंड वाले में देख रहे हैं अपन कि इसमें दो अवकलज मौजूद है, एक d2y/dx² है, दूसरा dy/dx है। यहाँ पे देखिए परिभाषा के अनुसार अपने को विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही लेनी है। तो उच्चतम जो अवकलज है उसकी कोटि कितनी है, कितनी ऑर्डर का है, वो 2 ऑर्डर का है, तो वो द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण होगा। इसके बाद में अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण की घात। अवकलन समीकरण की घात के संदर्भ में जो व्याख्या है वो इस तरह है आपकी कि अवकलन समीकरण का अवकलजों के संदर्भ में परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत आने वाले उच्चतम कोटि की घात को ही उस समीकरण की घात कहते हैं। क्या होता है कि कई बार अपने पास में अवकलज की घात है वो अंडर रूट के रूप में हो सकती है, या 3/2 के रूप में हो सकती है, या 5/2 हो सकती है, जो भी है 1/2 हो सकती है, जो भी। तो कोई भी अवकलन समीकरण है और उसमें अगर घात पूर्णांक के रूप में नहीं है तो अपन सभी घातों को पूर्णांक के रूप में परिवर्तित करेंगे। अगर आपके पूर्णांक रूप में दी हुई हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अवकलज जो है उच्चतम घात का कितना है और न्यूनतम घात का कितना है। जो पहले अवकलज का ऑर्डर देखना आपको, तो अगर
फर्स्ट ऑर्डर ही मौजूद है आपके, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर ही मौजूद है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो उसकी अधिकतम घात है ऑर्डर अवकलज की, वो उसकी घात होगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि dy/dx पे अधिकतम घात 2 है एक जगह और दूसरी जगह 1 है, तो यहाँ पे अवकलन समीकरण का घात 2 होगा। ठीक है, इसी के बाद में अपन आगे देखते हैं कि d2y/dx² प्लस दूसरे एग्जांपल में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा आपको कि घात है वो 3/2 के रूप में लिखी हुई है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण कर कर इस घात को पूर्णांक घातों में परिवर्तित करना पड़ेगा। पूर्णांक घातों में परिवर्तित होने के बाद में अपन देख पा रहे हैं कि d2y/dx² की पावर है वो 2 आ जाती है, और वहाँ पे देखते हैं dy/dx के स्क्वायर के ऊपर पावर 3 आती है। लेकिन चूंकि अपने को घात देखनी है, तो घात देखने का मतलब ये हुआ कि उच्चतम जो कोटि का अवकलज है उस पे अपन घात देखेंगे। उच्चतम कोटि का अवकलज सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पे d2y/dx², उस पे 2 है, तो यहाँ पे इसकी घात 2 होगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपकी ये कन्फर्मेशन हो गया होगा कि कोटि और घात क्या है। कोटि अवकलन समीकरण में मौजूद अवकलजों में उच्चतम ऑर्डर या क्रम का जो संख्या है वो उसकी कोटि होगी, और घात क्या होगी, उस उच्चतम घात वाले उस उच्चतम ऑर्डर वाले डेरिवेटिव पर जो घात लगी हुई है वो घात होंगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसी के आधार पे आगे अपने आगे जो चैप्टर्स हैं वो भी होंगे। इसके बाद में इन अवकलन समीकरणों के विभिन्न हल हैं, उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लें। एक तो साधारण हल इसमें होता ही है जो कि आपके आता है, एक आता है इसमें विचित्र हल। विचित्र हल आगे आपके एक अलग से चैप्टर होगा, तो साधारण हल की चर्चा कर लें वे भी एक बार। तो साधारण हल में क्या होता है आपके, साधारण हल में ये है कि अवकलन समीकरण का समाकलन किया जाता है, और समाकलन करने के बाद में समाकलन कांस्टेंट के रूप में एक कांस्टेंट है वो मौजूद हो जाता है, तो उस वक्त तो वो साधारण हल होता है। लेकिन कई बार हल इस रूप में प्राप्त होता है कि उसमें कोई सवेच्छ अचर कांस्टेंट जो समाकलन के रूप में लेते हैं वो उसमें मौजूद नहीं होता है, तो वो विचित्र हल होते हैं। इसका अलग से चैप्टर आएगा, उसमें अपन इसका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास में। dy/dx प्लस xy इक्वल टू sin x। तो इसमें देख पा रहे हैं अपन इसकी कोटि है वो क्या होगी, dy/dx है, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 होगी। चूँकि एक ही डेरिवेटिव मौजूद है तो इसका घात कितना है, इस पे डेरिवेटिव पे 1 ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। सेकंड वाले में अपन देख पा रहे हैं, तो देखिए डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का, तो ये होगी, ऑर्डर तो इसका 2 हो गया यानी कोटि 2 होगी, लेकिन इसके ऊपर घात कितनी है कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब घात 1 है, तो इसकी घात है वो 1 होगी। थर्ड वाले एग्जांपल में अपन देख रहे हैं, अपन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर मौजूद है, फर्स्ट ऑर्डर भी मौजूद है, लेकिन जो आंकलन है वो कोटि का और घात का वो अधिकतम ऑर्डर वाले अधिकतम क्रम वाले अवकलज के यहाँ से होना है। तो वो अधिकतम कितने
क्रम का है, 3 क्रम का है, तो ऑर्डर उसका 3 होगा। उस ऑर्डर पे घात कितनी लगी हुई है? 1 लगी हुई है, कुछ नहीं लगी हुई, इसका मतलब 1 लगी हुई है, तो वो 1 होगा। चौथे एग्जाम्पल में अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए घात 3/2 आ गई है ब्रैकेट के बाहर, तो इसका प्रमेयकरण करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि घातों को पूर्णांक में बदलना पड़ेगा। घातों को जब पूर्णांक में अपन बदलेंगे तो बोथ साइड से इसका स्क्वायर करेंगे, तो राइट हैंड साइड में जो 3/2 पावर है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। इससे लेफ्ट हैंड साइड में d2y/dx² की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि बोथ साइड में अपन वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तब क्या होगा कि अधिकतम अवकलज है उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे। अधिकतम ऑर्डर का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो ऑर्डर आपका क्रमांक मौजूद है, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? देख पा रहे हैं अपन कि अधिकतम ऑर्डर का d2y/dx² है, सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया आपका यहाँ पे, और उस पे चूँकि घात 2 आ जाएंगी जब हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, तो जब घात 2 आ जाएंगी तो उसका घात भी 2 होगा, तो ऑर्डर भी 2 होगा और घात भी 2 होगा। पांचवें एग्जाम्पल में अपन देख पा रहे हैं वो कैसा होगा, उसमें देखिए आप उसमें राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं कि अंडरूट लगा हुआ है, अंडरूट लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका टारगेट होगा इस अंडरूट को हटाया जाए, लेकिन अंडरूट में एक जो आपको दिख रही है अंडरूट, जब आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, और पहले पद में, दूसरे पद में अंडरूट है वो हट जाएगा, तो पहले पद में जब हटेगा तो dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे वाले में तो होल स्क्वायर रहना ही है क्यों? अंडरूट हट जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए dy/dx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो कोटि तो एक ही होगी, लेकिन इसकी घात है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि अपन जब इसका प्रमीकरण करके इसको पूर्णांक घात में चेंज करते हैं तो उस वक्त dy/dx का होल स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ से भी अपने को dy/dx है वो होल स्क्वायर के रूप में प्राप्त होता है, तो इसकी घात 2 होगी। अवकलन समीकरण का हल, अभी अपने एक विशेष हल के बारे में, जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन अवकलन समीकरण का जो हल है वो अपन देख पा रहे हैं कि क्या होता है। अवकलन समीकरण का जब हल अपन प्राप्त करेंगे तो उसमें प्रयुक्त अज्ञात फलन का मतलब है जिसमें आपके दोनों चर एवं वेरिएबल्स है वो मौजूद होंगे, और उसके अवकलजों से दिया हुआ संतुष्ट हो तो जो भी फलन आएगा, प्रयुक्त फलन, अज्ञात फलन जो अपन ज्ञात करते हैं, सॉल्यूशन के रूप में अपने पास में अज्ञात फलन आएगा एक, जो अपने को ज्ञात नहीं है। जब सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे तो वो सॉल्यूशन एक फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन को अगर वो अवकलज संतुष्ट करते हैं तो वो उस समीकरण के लिए उसका हल होता है, और समीकरण का हल या समाकल उसका प्रिमिटिव भी कहलाता है। ये उसके दूसरे वर्ड है जो नॉर्मली कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अवकलन समीकरण को उसी द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन आएगा हल करने के बाद में उसमें कोई अवकलज मौजूद नहीं होगा। तो अगर उस रिवर्स प्रोसेस में, उल्टी प्रक्रिया में अपन दिए गए फलन को अवकलन करते हैं तो वापस हमें वही अवकलन समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए उस सॉल्यूशन को प्रिमिटिव यानी पूर्वक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रिमिटिव से अवकलन समीकरण को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है।
जो भी हल आता है वो उस अवकलन समीकरण को सेटिस्फाई करता है। ये तो तथ्य है। जैसे कि पहले की कक्षाओं में आपने जो भी समीकरण पढ़ा, तो समीकरण का जो भी सॉल्यूशन आता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ये समीकरण की अपने आप में एक पहचान है कि उसका जो भी हल आता है वो उसको संतुष्ट करता है। यहाँ भी जो अपने पास में हल आएगा, जो फंक्शन के रूप में होगा, वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ आप देख पा रहे हैं कि dy/dx -3y = 0 का हल यहाँ पे लिखा है। आगे अपन ज्ञात भी करेंगे। अभी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, तो इसमें नॉर्मली देख रहे हैं। आगे बाद में अपने प्रॉब्लम्स होंगी, सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें इसका सॉल्यूशन लिखा है y = c × e⁻3x। तो यहाँ पे ये अगर y की वैल्यू ये दिए गए समीकरण में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्यूशन के बाद में अपने को राइट हैंड साइड जो 0 है वो बिल्कुल प्राप्त होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हल है, यानी किसी भी समीकरण का हल है वो उसको संतुष्ट करता है। समाकलन का अचरांक, जब अपन समाकलन करते हैं तो समाकलन जब अनिश्चित होता है, कहने का मतलब ये है अगर समाकलन में अपने को लिमिट्स नहीं दी हुई है तो उस कंडीशन में अपन समाकलन की प्रक्रिया जब समाप्त करते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। उसको समाकलन का अचरांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर अपने पास में लिमिट्स होती हैं, इंटीग्रल डेफिनेट होता है, तो उन लिमिट्स की सहायता से, हेल्प से अपन c का मान ज्ञात कर लेते हैं, और तब c है वो जो समाकलन अचरांक या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो रिमूव हो जाएगा। इसी के बाद में आगे जब चलेंगे तो इनके व्यापक हल की भी चर्चा होगी, उसको भी अपन देखेंगे। इसके बाद में अवकलन समीकरण का निर्माण कैसे किया जाता है, ये भी एक आपका छोटा सा टॉपिक के रूप में ही है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फंक्शन कि किसी अवकलन समीकरण का पूर्वक f(x, y) एंड a है। a कोई यहाँ पे स्विच अचर है, कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं अपन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन माने तो यहाँ पे अवकलन होने पर देखिए फंक्शन चेंज हो गया, कुछ नहीं होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे अपने स्मॉल लिया है वो कैपिटल हो गया है और वो 0 आ गया, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो 0 ही है। एक्स वाई उसके अंदर रहेंगे, बाकी फलन चेंज होगा, फलन का रूप वैसा ही रहेगा, ठीक है। फलन चेंज हो जाएगा, रूप का मतलब है उसमें जितने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो भी कांस्टेंट है वो वैसे के वैसे बने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको समीकरण 2 देते हैं अपन। समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करते हैं, a का विलोपन कर देते हैं। जब a का विलोपन कर देंगे तो जो अपने को जो रिलेशन प्राप्त होगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फाई ऑफ एक्स वाई एंड dy/dx। ये dy/dx कहाँ से निकल के आया है, ये इस समीकरण 2 के अंदर हिडन है। क्यों? क्योंकि अपन ने x का y के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। तो x के सापेक्ष जो अवकलन किया था ये उसकी जगह आया है, ठीक है। ये थ्योरेटिकली है। यहाँ पे जब अपने मैथमेटिकली आगे जब इसको सरल करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप में मौजूद होंगी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये एक अवकलन समीकरण का निर्माण हो गया। इसमें देख पा रहे हैं स्वतंत्र चर भी है, परतंत्र चर भी है आपका, और उसका डेरिवेटिव भी है, यानी परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन भी मौजूद है। और तो ये है ही प्रथम कोटि का अवकलन समीकरण है। तो ये एक साधारण सी प्रक्रिया थी कि अवकलन समीकरण बनता कैसे है। तो ये किसी फलन के द्वारा ही अवकलन समीकरण का निर्माण किया जाता है। उसका एक बार या 2 बार अवकलन कर उसमें उपस्थित होने वाले अचरांकों को रिमूव करके किया जाता है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सभी अवकलन समीकरण का निर्माण है वो इसी तरह किया जाता है। द्वितीय कोटि के अवकलन समीकरण के हल में 2 स्वेच्छाचर हो सकते हैं। जितनी कोटि का है उतने ही स्वेच्छाचर भी उसमें मौजूद होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि n कोटि का अगर कोई अवकलन है
तो उसमें स्वच्छ हल जो हैं वो n कोटि तक के होंगे। इसके बाद में अपन देख पा रहे हैं कि इसका व्यापक हल और विशेष हल अवकलन समीकरण की। व्यापक हल, यदि अवकलन समीकरण के हल में उसकी कोटि के बराबर स्वच्छ अचर हो तो वह हल व्यापक हल कहलाता है। ये एक साधारण सी इसकी परिभाषा है, यानी जितने उसकी कोटि है उतने ही उसके स्वच्छ अचर मौजूद होंगे। कोटि 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। और इसे पूर्ण समाकलन या पूर्वक यानी कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ प्रिमिटिव और प्रिमिटिव भी कहते हैं। विशेष हल में क्या होता है? विशेष हल व्यापक हल में प्रयुक्त अचरों को स्वच्छ मान देने पे प्राप्त होता है। विशेष हल कब आएगा? जो प्रयुक्त जब अपन उसका हल साधारण हल है वो निकाल लेंगे, तब उसमें क्या होगा कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को अगर अपन मान दे कर के रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो प्राप्त हल है वो विशेष हल हो जाएगा। और सिंगुलर हल के बारे में अपन पहले मैंने आपको बताया था थोड़ा, वो ये है कि सिंगुलर हल में क्या होता है कि ऐसे हल जो व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते किंतु फिर भी हल होते हैं, ये विशेष है। इस पे आगे पूरे चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, तब इसको देखेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, d2y/dx² प्लस x इंटू dy/dx टू द पावर 3 इक्वल टू साइन x। और दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे अपना d2y/dx² प्लस 5 dy/dx प्लस इंटीग्रेशन y dx इक्वल टू 3x। अपने को इसमें कोटि और घात है वो ज्ञात करनी है। तो पहले वाले में अपन देख पा रहे हैं, तो पहले वाले में क्या है, देखिए d2y/dx² और ये है dy/dx टू द पावर 3। देखिए अधिकतम जो ऑर्डर है वो डेरिवेटिव का ये है, तो उच्चतम अवकलज की कोटि कितनी है? 2 है, यानी ऑर्डर 2 है। और उस पे घात कितनी है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। तो ये इसकी कोटि और घात होगी। कोटि इसकी 2 होगी और घात 1 होगी। लेकिन इसके आगे जब भी सेकेंड एग्जाम्पल में अपन देख पा रहे हैं, तो देखिए पहले एक जगह इंटीग्रेशन लिखा हुआ आपको, तो पहले अपने को इंटीग्रेशन को रिमूव करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन रिमूव कैसे होगा? इंटीग्रेशन रिमूव ये होगा कि अपन पूरी इक्वेशन का x के सापेक्ष अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो ये इंटीग्रेशन साइन है वो रिमूव हो जाएगा, और फिर अपने को एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी कि ये जो इक्वेशन है वो एक्चुअल में क्या है। तो वो इक्वेशन ये आएगी d3y और dx² प्लस 5 d2y/dx² प्लस y। यहाँ से देखिए ये जो y dx यहाँ पे इंटीग्रेशन और dx था वो डेरिवेटिव इसकी अपोजिट प्रोसेस है, तो उससे रिमूव हो जाता है। और राइट हैंड साइड का जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो 3x² आ गया। इसके बाद में अपने पास में इसकी कोटि और उसकी घात निकालने का तरीका बेहद आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अधिकतम ऑर्डर को चेक करेंगे, अधिकतम ऑर्डर 3 है, और अधिकतम ऑर्डर 3 है तो उसकी घात भी देखेंगे। घात चूँकि कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, एक घात लिखी नहीं जाती है नॉर्मली, तो इसकी कोटि भी 1 है और घात भी 1 है। ये अवकलन समीकरण के बारे में नॉर्मल परिचय था। इसको तो इसमें कोई आपके नॉर्मली ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, बुक में पढ़ेंगे तो कोटि और घात का जो था इसके सॉल्यूशंस हैं। अभी जब आगे अपन पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये नॉर्मल परिचय था, इसमें आपको नॉर्मली कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप इस तरह की प्रॉब्लम है वो भेज सकते हैं, उसका यथासंभव समाधान किया जाएगा। और कोरोना काल में जो भी ये सिस्टम पढ़ाई का अपन ने चालू किया है, अपने को इससे लगातार जुड़े रहना है, मेहनत करते रहनी है। जब भी सही वक्त आ जाएगा तो अपन अच्छी तरह से तैयारियां कर पाएंगे। लेकिन
चूँकि वक्त कभी लौट के नहीं आता, इसलिए इस वक्त को ज़ाया भी नहीं करना है और अपन लोगों को लगातार है वो बना रहना है। इसलिए आप क्लासों से लगातार जुड़े रहें। जिन विद्यार्थियों के पास में स्मार्टफ़ोन नहीं है और जिनके पास में हैं, तो वो भी ये ध्यान रखें कि वो उनकी सहायता करें और उनकी हेल्प करें इस संक्रमण काल में, ताकि वो लोग भी आगे चलकर परीक्षा में अच्छा कर सकें। प्रतिदिन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, आप उनको हमेशा देखते रहें। उस पे जो भी जिज्ञासाएँ, शंकाएँ आपकी होती हैं वो ज़रूर बताएं। आपको ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं इसमें कोई भी सुधार करने की आपको लगता है कि ये सुधार होना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बताएं, उसको भी दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।